काम नहीं होता। यहाँ पे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि ये अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि इसने यूनियन टेरिटरी को ऐड करना है या इसका एरिया या बाउंड्री को ऑल्टर करना है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन पार्लियामेंट। नेक्स्ट वी हैव इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडेस्ट्रक्टिबल से आप समझ सकते हैं व्हाट डज इट मीन। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं तोड़ सकते। यूनियन, यूनियन मतलब ओवरऑल आपका इंडिया को यूनियन कहा गया है। एंड डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स जो भी इसमें प्रेजेंट है। वाई? बिकॉज इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, यहाँ पे बोला गया है जो यूनियन आपकी गवर्नमेंट है, मीन सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी इच्छा अनुसार स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मीन्स ऑल्टर कर सकती है, किसी भी स्टेट को एस्टेब्लिश एडमिट कर सकती है। वो यूनियन का काम है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। जबकि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है दैट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। अब आप सपोज करो एक सेंटर पे गवर्नमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स जो स्टेट्स को हमारे बताया गया है उसको अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकती है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है, एक स्टेट इतने बड़े एरिया को नहीं चेंज कर सकती। ओवरऑल जो हेड है आपका वो तो सेंटर ही है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए इसको कहा गया है इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। देन अगेन यूएसए में क्या है, यूएसए को बोला गया है ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर। ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल मैंने आपको बताया था, फेडरल मीन्स कि सेपरेशन ऑफ द पावर। बट ट्रू क्यों इसमें बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। ट्रू फेडरेशन मीन्स व्हेन अ लार्जर यूनिट इज फॉर्म्ड बाय, मान लो यूएसए है, दैट इज़ अ लार्जर यूनिट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स। अब जो आपका यूएसए बना था वो कैसे बना था, यूएसए बना था जब हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ने क्या किया था, ज्वाइन किया था। ज्वाइन कैसे किया था उन्होंने, एग्रीमेंट को साइन करके। सो इसलिए उसको ट्रू फेडरेशन बोला गया है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो जो स्टेट्स है दे हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम यूएसए। सिमिलरली वहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या था, एवरी स्टेट हैव डिफरेंट पावर्स, हर एक स्टेट के अपनी अपनी पावर है। बट इन केस ऑफ यूएसए एवरी स्टेट हैज़ इक्वल पावर। मतलब यूएसए में स्टेट्स के पास अपनी पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स हैं उनके पास, डायरेक्टली यू कैन से कि डायरेक्टली पोजेस करते हैं। सो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द बॉर्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। हमारे इंडिया में सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकल 3, दैट इज़ FIDA। बट इन यूएसए विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, जो आपका मतलब अगर स्टेट्स नहीं चाहेंगी, जब तक उनका कंसेंट नहीं होगा तब तक किसी भी स्टेट को फॉर्म नहीं कर सकते, ना ही उनको बॉर्डर्स को ऑल्टर किया जा सकता है। देन दिस इज़ द केस ऑफ यूएसए। देन वी हैव आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 भी इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 4 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट आर्टिकल 2 क्या था, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एंड आर्टिकल 3 आपको फिदा से याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट एंड ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 4 कहता है कि ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हमारे पास है, इसको हम सिंपल मेजॉरिटी और बाय एन ऑर्डिनरी लॉ से भी पास कर सकते हैं। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368। मीन्स फॉर आर्टिकल 2 एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल 3 फिदा, इसके लिए हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। बट 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 if parliament want to cede a territory of India to a foreign state, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अब यहाँ पे बात ये बात थी हमारे कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने पास किसी फॉरेन स्टेट को ले रहा है। इसके ये सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लॉ से पास हो सकता है। बट अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इंडिया को जब किसी फॉरेन स्टेट को अपनी टेरिटरी सीड करनी है, देनी है,
तो उसके लिए क्या है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये किसी ऑर्डिनरी लॉ ना ही सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। अब हमारे पास एक केस था, बेरूबरी यूनियन केस, वेस्ट बंगाल। इंडिया का पार्ट था ये, इंडिया का पार्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट पाकिस्तान इंडिया सेटेड दिस टू पाकिस्तान को दिया था एज प्रॉमिस्ड अर्लियर, ठीक है। तो बेरूबरी यूनियन को, जो वेस्ट बंगाल का आपका पार्ट था, वो आपका पाकिस्तान को देने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी, जो कि आपका 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950 था, अंडर आर्टिकल 368। देन ओनली, तभी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, तभी बेरूबरी यूनियन को पाकिस्तान को दे दिया गया। वैसे बेरूबरी के जो लोग थे, बेरूबरी, इन्होंने आपका प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी जो उस टाइम थे, उन्हें लेटर लिखा था। ये पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, बट स्टिल जहाँ पे आपके राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देना पड़ा था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हमें बेरूबरी यूनियन जो है पाकिस्तान को देना ही पड़ा, सीड करना पड़ा मीन्स। और उसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950 बनाया गया था, जो कि अंडर आर्टिकल 368। और थर्ड केस हमारे पास आता है, सपोज करो कि किसी आपके दो कंट्री है, मान लो इंडिया। अब आप ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि आपके पास इंडिया और दूसरी कोई फॉरेन कंट्री है, तो उनके बीच में अगर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट किससे रिलेटेड टू बाउंड्री, देन व्हाट डू यू थिंक कि ये जो डिस्प्यूट है, इसके लिए ऑर्डिनरी सिंपल मेजॉरिटी ऑर्डिनरी लॉ से ये हो, मतलब सेटल डाउन हो सकता है, या फिर सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, या फिर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, अमेंडमेंट कोई करनी पड़ेगी। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ जस्ट अ डिस्प्यूट। यहाँ पे इंडिया कोई अपनी टेरिटरी को सीड नहीं कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री को, सिर्फ एक डिस्प्यूट है। तो इसके सेटलमेंट के लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सेटलमेंट नॉर्मल तरीके से की जा सकती है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन से जो है हम ये सेटलमेंट कर सकते हैं। सो ये आपको आई थिंक समझ आ गया है। इसमें हमने 4 आर्टिकल्स को पढ़ा है, 4 आर्टिकल्स जो कि इंटररिलेटेड है आपस में, जो कि आप आर्टिकल 1 देख सकते हैं। आर्टिकल 1, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, सबसे पहले इसकी बात हुई है। देन वी हैव आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 आपको कैसे याद रखना है, आर्टिकल 2 आपको रखना है एडमिट प्लस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें एक बात याद रखना, जो आपकी एडमिशन होगी न्यू स्टेट की, वो एग्जिस्टिंग की होगी, और जो एस्टेब्लिशमेंट होगी, एस्टेब्लिशमेंट वर्ड से आप समझ सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू स्टेट को। आर्टिकल 3 अब इसी से रिलेटेड है, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं आपस में। अब आर्टिकल 3, जब आपने किसी स्टेट को एडमिशन दे दी, अपने टेरिटरी के साथ ज्वाइन कर लिया, या कोई नई स्टेट क्रिएट कर ली, तो उसमें क्या क्या आएगा, इसमें ये आपको याद रखना है फ़िदा से, ठीक है। इसकी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, वो सारी जो मैप में आपका वर्क है वो सारा ऑल्टर करना पड़ेगा। तो एफ से आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ई इंक्रीज इन द एरिया ऑफ न्यू स्टेट, डी से डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट,
alter the boundary of any state, and A for alter the area of name of any state. Then आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या बोलता है आपका? आर्टिकल 4 बोलता है कि जो आपका आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 2 एडमिशन, एडमिट प्लस एस्टेब्लिशमेंट, आर्टिकल 3 फिदा, जो ये है दे रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से ये इन्हें क्या है पास किया जा सकता है, डू नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑर्डिनरी लॉ। ये सारे किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके पार्ट 1 में, आर्टिकल 1 to 4 आता है आपका पार्ट 1 में। एंड इसमें सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी आपके पास कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन तो नॉर्मल से हो जाएगा, लेकिन अगर सीड करना हो पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अदर फॉरेन स्टेट, टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अदर फॉरेन स्टेट, अदर फॉरेन कंट्री यू कैन से, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए इसके लिए। आपके पास इसका एक एग्जांपल अगर लिखना चाहे आप तो ये लिख सकते हैं, बेरूबरी यूनियन, जिसके लिए जो सीड की थी किसको? पाकिस्तान को, बाय इंडिया, किससे? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960। That's all for the video. थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट इससे आगे जो भी हुआ था, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, जो इसका पार्ट रह जाता है, एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज